हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। मिसिंग 411 डेविड पोलाडिस की लिखी हुई एक बुक जिसमें नॉर्थ अमेरिका में रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाने वाले लोगों के बारे में लिखा गया है। आज इसी बुक में से मैं आपको दो घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन हाँ विचित्र ज़रूर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना घटी है एंड्रू के साथ। अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रू के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम एंड्रू है और मैं पेंसिल्वेनिया राज्य के एक शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक गार्ड कीप नाम की प्राइवेट एजेंसी में काम करता हूँ। मैं उसमें सन 1998 में काम करता था। ये घटना भी 1998 की ही है। मैं पेंसिल्वेनिया राज्य के फॉरेस्ट साइड की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में गार्ड की नौकरी करता था। वहीं से कुछ दूर शहर के कुछ लोग अक्सर कैंपिंग के लिए और नेचर का मज़ा लेने के लिए आया करते थे। मैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में करीब 6 महीने से ड्यूटी कर रहा था। उन 6 महीनों में मैंने बहुत से लोगों को कैंपिंग करते हुए देखा था। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर मेरे रहने के लिए एक छोटा सा चेम्बर बना हुआ था और मैं रात में उसी चेम्बर में रहता था। मेरे पास कंपनी की दी हुई एक रिवॉल्वर भी थी जो कि मैं हमेशा लोड करके अपने पास ही रखता था। हर बार के जैसे एक फैमिली जिसमें एक 10 साल का लड़का था और 12 साल की लड़की, माता और पिता, जो कि मेरे सामने से सुबह कैंपिंग करने गए थे। वो जंगल या कह सकते हैं फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा शांत और घना और अच्छा था। रात में उस जंगल को देख के ऐसा लगता था कि वो जंगल अपने आप में ही एक अलग दुनिया है जहाँ पर मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। मैं उस प्रॉपर्टी के लिए गार्ड करता था। उसका मालिक कभी कभी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर छुट्टियों में आया करता था। बाकी टाइम तक वो घर बंद ही रहता था। रात के करीब 8 बजे मुझको किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसी फैमिली की थी जो सुबह मेरे सामने से अपने बच्चों के साथ कैंपिंग करने गई थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और किसी को ढूंढ रहे थे। मैं जब अपने चेम्बर से बाहर निकला और उनसे जाके उनकी समस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे पूछने पे जवाब दिया कि उनकी 12 साल की बेटी एमिली खो गई है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने आखिरी बार उसको कहाँ पर देखा था तो उन्होंने बोला कि वो अपने भाई जेम्स के साथ खेल रही थी। उन्होंने बताया कि जब जेम्स के पापा ने जेम्स को बुलाया और बोला कि अपने लिए और अपनी बहन के लिए कुछ सैंडविचेस ले जाओ, तो जेम्स हमारी तरफ सैंडविच लेने के लिए भागते हुए आया। उसके बाद जब वो एमिली के पास सैंडविच लेने के लिए गया तो एमिली वहाँ से गायब हो चुकी थी। उन्होंने एमिली को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने मुझसे पुलिस को फ़ोन करने के लिए बोला और उनको सारी बात बताई। जब तक पुलिस वाले आने वाले थे मैं एमिली और उसके परिवार वालों के साथ एमिली को ढूंढने के लिए कैंप साइट के पास चला गया। हम सब ने एमिली को कैंप साइट पर ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। मेरे पास टॉर्च थी तो एमिली को ढूंढते हुए मैं थोड़ा जंगल के अंदर चला गया। मैं जिस जंगल के अंदर एमिली को ढूंढने गया था वो अपने आप में ही बहुत से रहस्यों से भरा हुआ था। पहले भी कई बार लोगों के अचानक से गायब हो जाने की खबरें इस जंगल के आसपास सुनाई दी हैं। जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि वहाँ पे एकदम अंधेरा ही था। मैं अंधेरे में एमिली को आवाज़ दे रहा था और उस घने अंधेरे वाले जंगल में मुझको दूसरी तरफ से एमिली के पिताजी की आवाज़ आ रही थी जो कि एमिली को चिल्लाते हुए बुला रहे थे। उनकी बेटी को ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी टाइम हो चुका था। सब एमिली को ढूंढ रहे थे और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हम सब कैंप साइट पर वापस आ गए। तब तक उस एरिया की पुलिस भी आ चुकी थी। उनके चीफ ऑफिसर का नाम जेसन था। उन्होंने जब सब बात पूछी तो हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के रेस्क्यू एंड रिसर्च टीम को इन्फॉर्म किया और वो पूरी की पूरी टीम कुछ ही देर में कैंप साइट के एरिया में भी पहुंच गई। वो लोग उस घनी अंधेरी रात में ही उस बच्ची को जंगल में ढूंढने के लिए चले गए और अलग अलग हो गए। चीफ ऑफिसर जेसन ने मुझसे भी पूछताछ की और मैंने उनको बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैंने उनको अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। मैं उनमें से एक पुलिस वाले के साथ था
जो कि एमिली को ढूंढ रहा था, और आखिरी बार जहाँ पे एमिली को देखा गया था वहाँ पर मैं उसके साथ दोबारा गया और हम दोनों उसको ढूंढ रहे थे। कुछ दूर तक देखने के बाद हमको एक बच्चे के पैर का जूता मिला। वो जूता काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से वहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन जंगल में इतने अंदर तक किसी बच्चे के पैर का जूता मिलना बहुत ही अजीब बात थी। उस जूते के पास की मिट्टी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी को उसके पास से खींचते हुए कहीं ले जाया गया हो। वो निशान अंदर जंगल की तरफ जा रहे थे और रात के अंधेरे में मैं और वो ऑफिसर, हम दोनों लोग एमिली को ढूंढते हुए उस जंगल के बीचों बीच चले गए। कुछ दूर तक जाने के बाद वो निशान अपने आप वहीं पे ख़त्म हो गए। हम लोग वहीं पे आसपास ही कुछ सुराग ढूंढ रहे थे। मेरे साथ का जो ऑफिसर था वो बगल में ही बने एक गड्ढे में नीचे जाके गिर गया, जिसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। वो गड्ढा पूरा का पूरा पत्तियों से ढका हुआ था और ऑफिसर जब उस गड्ढे में गिरा तो उसके पैर में एक नुकीली लकड़ी घुस गई, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई। उसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि आसपास के सारे ऑफिसर उस जगह पे आ गए जहाँ पे वो ऑफिसर गड्ढे पे गिरा हुआ था। वो ऑफिसर जिस गड्ढे में गिरा हुआ था वो काफ़ी बड़ा था। उसको किसी तरह बाहर निकाला गया। उसके पैरों को जब देखा गया तो उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ था। उस टुकड़े को जब उसके पैर से बाहर निकाला गया तो पता चला कि वो किसी लकड़ी का टुकड़ा नहीं, एक हड्डी का टुकड़ा है। जब टीम के सारे मेंबर्स ने उस गड्ढे के अंदर टॉर्च जला के देखा तो उसमें एक छोटे से बच्चे का कंकाल पड़ा हुआ था। ठीक से देखने पे उस पे एक बच्चे का बैग भी निकला। ये शायद उसी बच्चे की लाश थी जिसका जूता हमें पहली बार मिला था। लेकिन हमको एमिली का कुछ भी पता नहीं चला। उस गड्ढे को वहाँ पर किसने खोदा था और ये बच्चे की लाश वहाँ पर कैसे पहुँची, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कुछ ऑफिसर एमिली को ढूंढने लगे और बाकियों ने ये सारी जानकारी चीफ ऑफिसर जेसन को दी। जब उन्होंने मिसिंग रिकॉर्ड्स वाली फाइल को देखा तो उसमें काफ़ी बच्चों के अचानक गायब हो जाने की कंप्लेन भी लिखी हुई थी, जो कि ऑन रिकॉर्ड थी। अगले दिन उस कंकाल को बाहर निकाला गया और मेडिकल की जांच के लिए भेज दिया गया। लेकिन एमिली का पता अभी तक नहीं चला था। उसको ढूंढना जारी था। मैं अपने काम पर वापस चला गया और रिसर्च और रेस्क्यू टीम 25 ऑफिसरों के साथ उसी जंगल में एमिली को ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें छोटे बच्चे की लाश के कंकाल मिलने की खबर छपी हुई थी, लेकिन उसमें उस बच्ची एमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। कुछ दिन बाद एक न्यूज़ में एक ऑफिसर का बयान आया कि उनको किसी छोटी बच्ची के कपड़े मिले हैं जो कि काफ़ी फटे हुई हालत में थे। जब उन कपड़ों को एमिली के माता पिता को दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या वो एमिली के कपड़े हैं, तो उनके माता पिता ने साफ मना कर दिया। और फिर कई दिनों तक वो टीम उस बच्ची को ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। इसके बारे में काफ़ी अलग अलग ऑफिसर ने अलग अलग बयान भी दिए। कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की खेल खेल में जंगल के अंदर चली गई और रास्ता भटक गई है, और कुछ लोगों का ये बोलना है कि वो शायद किसी जंगल के जानवर को मिल गई और वो उसको उठा के ले गया। और बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि शायद उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन इस केस के साथ ऑफिसर्स के सामने और भी कई ढेर सारे सवाल खड़े हो गए थे, जैसे कि वो बच्चे की हड्डियों वाला कंकाल किसका था और उसको वहाँ पर किसने छुपाया था। ऐसे खो जाने के हादसे अक्सर उस जंगल के पास ही क्यों होते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आज तक वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग पता नहीं लगा पाए हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स में एमिली को मिसिंग बता दिया गया और फाइल को मिसिंग केसेस के क्राइटेरिया में डाल दिया गया। लेकिन उसके माता पिता को आज भी यही लगता है कि एमिली शायद कभी ना कभी वापस ज़रूर आएगी। लेकिन सच सबको पता था और कोई भी इस बात से अनजान नहीं था। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। इस दुनिया में ऐसे बहुत ढेर सारे मामले हैं जो पेचीदा और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं। ऐसे कुछ मामले होते हैं जिसमें कोई आदमी खो जाता है और उसके कुछ दिनों बाद वो वापस दोबारा अचानक से आ जाता है और उसको कुछ याद भी नहीं रहता कि वो कहाँ था, वो इतने दिनों से कहाँ गायब था। उसके दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं होती है। ऐसी एक घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये घटना है नोमी ब्रदर्स के बारे में। ये घटना सुनने में बहुत ही रहस्यमयी और पेचीदा है। अब आप इस घटना को सुनिएगा और ख़ुद बताइएगा कि क्या ये सच हो सकता है।
ये घटना घटी थी रॉकीज नेशनल माउंटेन के पास, जहाँ पे कुछ दोस्त माउंटेन हाइकिंग के लिए गए हुए थे। वो 5 दोस्त थे, जिनमें से ड्रेक नोमी और एंड्रू नोमी दोनों ट्विंस यानी कि जुड़वा भाई थे, और बाकी के लोगों को मिला के 5 लोग थे जो उस टाइम हाइकिंग कर रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से वो सब बारी बारी एक दूसरे के आगे चल रहे थे, ताकि किसी को भी ऐसा न लगे कि वो रास्ता भटक गया है। वहाँ पे ऐसे बहुत से ग्रुप थे जो हाइकिंग के लिए आए हुए थे, और उनमें से इन 5 लोगों का ग्रुप सबसे अलग था। शाम हो गई थी और उन्होंने अपना कैंप लगा लिया था, और वो बैठ के सारे दोस्त लोग बात कर रहे थे। ये घटना 1978 की है। ड्रेक नोमी ने अपने भाई से कहा कि वो नदी के पास जाके मछली पकड़ के लाएगा, क्योंकि ड्रेक फिशिंग और स्विमिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। ड्रेक फिशिंग का सारा सामान लेके, जैसे फिशिंग बकेट और बाकी ज़रूरी सामान लेके झील के पास मछली पकड़ने चला गया। उसके पास एक फिशिंग रॉड भी थी जो काफ़ी बड़ी थी। उसके सारे दोस्त वहीं पर बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे थे। ड्रेक को गए काफ़ी टाइम हो चुका था और वो वापस नहीं आया था। उसको गए करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। ड्रेक नोमी जब वापस नहीं आया तो उसके भाई को उसकी चिंता होने लगी। ड्रेक का भाई एंड्रू अपने एक दोस्त को लेकर ड्रेक को ढूंढने के लिए नदी के पास चला गया। वहाँ पर उसको ढूंढा, लेकिन ड्रेक कहीं नहीं मिला। जहाँ पर ड्रेक फिशिंग कर रहा था वहाँ पर उसकी बकेट रखी हुई थी, जिसमें 2 मछलियाँ रखी हुई थी। वहाँ पर उन लोगों ने ड्रेक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। फिर ये बात बाकी दोस्तों को पता चली और वो सब लोग ड्रेक को करीब रात में 2 घंटे तक ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। जब ये बात कैंप साइट के ऑफिसर्स को पता चली तो उन्होंने बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर फॉरेस्ट ऑफिसर की कुछ टीम ने ड्रेक नोमी को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाने की तैयारी की। वो अपनी टीम को लेके फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर तक चले गए थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। नदी के जिस कोने पर ड्रेक नोमी का वो फिशिंग बकेट मिला था, उसके जस्ट दूसरी तरफ ड्रेक नोमी की फिशिंग रॉड पड़ी हुई थी। रेस्क्यू ऑफिसर को ये बात बहुत अजीब लगी कि एक आदमी का सामान 2 अलग अलग जगह कैसे पड़ा हो सकता है। उसके बाद ऑफिसर्स के कुछ और टीम को बुलाया गया और उन सब ने ड्रेक नोमी को 2 दिन तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। फिशिंग रॉड के मिलने के लोकेशन से कुछ दूर ही कुछ फटे कपड़े मिले, जो कि ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। जब ड्रेक के बारे में एंड्रू नोमी से पूछा गया तो उसने कपड़ों के बारे में बताया कि ये उसके भाई ड्रेक के कपड़े हैं। इस बात से ऑफिसर्स को ये अंदाज़ा हो गया कि शायद ड्रेक को कोई जानवर उठा के ले गया है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार उस जगह कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। उस जगह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे वहाँ पर कैंपिंग करने वाले लोगों को किसी भी तरीके का कोई खतरा हो। करीब 1 हफ्ते की खोजबीन के बाद और पूछताछ के बाद ड्रेक नोमी का कुछ भी पता नहीं चला। बहुत लोगों ने उसकी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन सारी की सारी जानकारियाँ गलत थीं। धीरे धीरे इस केस को मिसिंग पर्सन के केस की लिस्ट में डाल दिया गया। इस मामले में अलग अलग रिपोर्ट्स आईं, लेकिन कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये साबित हो चुके कि ड्रेक नोमी आखिर कहाँ गायब हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मछली पकड़ने के दरमियान ड्रेक नोमी पानी में गिर गया और डूब गया, लेकिन ड्रेक बहुत ही अच्छा स्विमर था, तो उसके डूबने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। धीरे धीरे ये चीज़ शांत हो गई और पुलिस वाले ड्रेक नोमी को ढूंढने में लगे हुए थे। इस घटना के करीब 3 हफ्ते बाद 4 मार्च 1978 शाम को 6 बजे एंड्रू के घर की बेल बजी। एंड्रू के पिताजी ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि एंड्रू ने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने एंड्रू से पूछा कि तुम ये अजीब से कपड़े पहन के कहाँ से आए हो। एंड्रू ने किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गया। एंड्रू के पापा ने सोचा कि वो ड्रेक के जाने की वजह से काफ़ी गुमसुम है, इसलिए वो शायद किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और वो दोबारा कॉल पे पुलिस वालों से बात करने लगे। करीब आधे घंटे बाद डोर की बेल फिर से बजी और उन्होंने फिर से दरवाज़ा खोला। इस बार उन्होंने फिर से एंड्रू को देखा, लेकिन दूसरे कपड़ों में। वो कपड़े एकदम नॉर्मल थे। उन्होंने जब एंड्रू से पूछा कि अभी आधे घंटे पहले तुम अपने ऊपर कमरे में गए थे, तुम दोबारा नीचे कैसे आए,
एंड्रू को देख के वो काफ़ी शॉक हो गए थे और उनके इस सवाल से एंड्रू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। तब एंड्रू ने उनको जवाब दिया कि मैं अभी आया हूँ। वो लोग तुरंत भागते हुए ऊपर वाले कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि ड्रेक अपने बेड पे सो रहा था। वो काफ़ी गहरी नींद में था और उसने बहुत ही अजीब और गंदे कपड़े पहने हुए थे। ये बात जैसे ही सबको पता चली, सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और एंड्रू के पापा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तुरंत घर पे आई और उन्होंने तुरंत ड्रेक को जगा के उससे पूछताछ की कि वो करीब 3 हफ्ते से कहाँ गायब था। ड्रेक की आंखें खुली और वो बस सबको उठ के घूर रहा था और किसी के भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बहुत पूछने के बाद उसने बोला कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके इस जवाब से सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। तभी उसने बताया कि मुझे याद है कि मैं आखिरी बार नदी के पास बैठ के मछली पकड़ रहा था और जब मेरी आँख खुली तो मैं बेड पे था और आप लोग मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। इन 3 हफ्तों के दरमियान उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ था, वो किसके साथ था और उसको ये कपड़े किसने दिए थे, उसको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। ये खबर धीरे धीरे आग की तरह पूरे डिपार्टमेंट और शहर में फैल गई। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि ड्रेक आखिर कहाँ गायब था। उसको कुछ भी याद नहीं था। फिर इस केस को बंद कर दिया गया। इस घटना के बारे में लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ड्रेक कुछ दिनों के लिए अपनी याददाश्त को भूल गया था और कुछ लोगों का ये कहना है कि ड्रेक शायद मजाक कर रहा था, लेकिन 3 हफ्ते तक कोई आखिर मजाक क्यों ही करेगा। उसके पास मजाक करने का कोई भी मोटिव नहीं था और ये बात हमेशा राज ही रह गई कि उस 3 हफ्ते के दौरान ड्रेक कहाँ था। तो ये थी 2 घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।